साइंस डिपार्टमेंट फ्रॉम काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप घर पे हैं, क्योंकि वायरस इतना ज्यादा चल रहा है कोरोना वायरस, तो उसके लिए आप अपने घर में सेफ्टी से रहें। अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के साथ साथ जो ये आपको छुट्टियां मिली हैं इसमें सेफ्टी का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सैनिटाइजर का यूज करें, हैंड वॉश करें, प्रॉपर ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। दूसरी चीज, अब हेल्थ इज वेल्थ, बट ऐसा नहीं है कि उसके पीछे हम लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दें। बिकॉज बीटेक की डिग्री जो हम ले रहे हैं, ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर मिस हो रहे हैं। तो उन सब के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स और लिंक्स आप लोग को रेफर किए हैं, बट कुछ लेक्चर्स हम चाह रहे हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करें। तो उसी की सीरीज में हम आज एक लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं यहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम से रिलेटेड, जिसका फॉर श्योर कोई ना कोई न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आता ही आता है। तो जिन लोगों को भी ये टॉपिक क्लियर नहीं था बैंकर्स एल्गोरिथम का, वो इस वीडियो के गो थ्रू एक बार हो, और हम कोशिश करेंगे कि और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाए जिससे आपकी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो। तो कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर्स के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम की जरूरत कहाँ आई? हमने डेडलॉक पढ़ा। डेडलॉक ऑलरेडी एक ऐसी कंडीशन है जहां पर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। अब वो काम करना बंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करना ऐसी सिचुएशन में बंद करता है कि उसके पास कोई रिसोर्सेस है नहीं, उसके पास रिसोर्स नहीं है किसी सिस्टम के पास, या किसी प्रोसेस के पास रिसोर्स नहीं है। दोनों ही कंडीशन अलग अलग हैं। प्रोसेस के पास भी रिसोर्स हो सकते हैं, सिस्टम के पास भी रिसोर्स हो सकते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने रिसोर्सेज ग्रैब करके बैठे हुए हैं। लाइक जैसे अभी हमने लाइव कंडीशन देखी, सैनिटाइजर्स हमारे पास बहुत ही या तो मिलने बंद हो गए थे, और मिल रहे थे तो ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई थी। मींस ऐसा नहीं था कि सैनिटाइजर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे या किसी के पास अवेलेबल नहीं थे, बट जिसके पास अवेलेबल थे वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू उसको दे रहा था, या फिर लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। दिस इज अ काइंड ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। मींस ना ही तो तुम पीछे हटो, ना ही मैं पीछे हटूंगा, हम दोनों अपने अपने रिसोर्सेज को ग्रैब करके बैठे हुए हैं, चाहे हमारा सिस्टम काम करे या ना करे। इसका ना तो प्रोसेस को कोई लेना देना है, ना प्रोसेस 1 को, ना ही प्रोसेस 2 को। तो ऐसी कंडीशन जहां पर हमारा सिस्टम काम करना बंद कर दे किन्हीं दो प्रोसेसेस की इस जिद की वजह से कि ना ही तो मैं अपना प्रोसेस कोई रिसोर्स छोड़ूंगा, दूसरा प्रोसेस कहता है कि मैं कोई रिसोर्स नहीं छोड़ूंगा। और अगर ऐसा हो कि कोई एक प्रोसेस अपना रिसोर्स छोड़ दे तो वो हमारी डेडलॉक की कंडीशन नहीं होगी। एक बार पहले एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ऐसा लाइफ सिनेरियो हम कई बार देखते हैं जब हम रोड पे ट्रैफिक चल रहा होता है और रोड पे ट्रैफिक में हमारी गाड़ी किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाती है कि चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाता है। और तो ट्रैफिक जैम नहीं है, बट वो गाड़ी किस लिए फंसी हुई है? नोबडी केयर्स कि मैं पहले निकल जाऊं, और उसी के चक्कर में कि पहले किसको जाना है, मैं भी पहले जाऊंगा, मैं भी पहले जाऊंगा। अगर कोई एक गाड़ी बैक कर लेगा ऐसी सिचुएशन में तो क्या होगा? एक गाड़ी निकलेगी, धीरे धीरे हम चारों ही गाड़ियां निकाल लेंगे। तो ऐसे लाइफ सिनेरियोस जहां पर सिस्टम ऑलरेडी काम कर सकता है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बट बिकॉज ऑफ प्रोसेसेस जो कि रिसोर्सेज फ्री करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस कंडीशन में डेडलॉक आता है। अब डेडलॉक को हम अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा भी था। पहली चीज कि डेडलॉक को प्रिवेंट कर दिया जाए, कि डेडलॉक हो ही ना, ऐसी कंडीशन में ही ना है, सब अपनी जिद छोड़ के ही रखें। दूसरी हमने कंडीशन पढ़ी है कि डेडलॉक अवॉइड हम करें। अब इसको हम लाइव रिलेट करेंगे अपने एग्जाम्पल से, कि जैसे हम एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम की तैयारी, कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से लगे होते हैं कि मेरे पास अगर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो मुझे उन 5 सब्जेक्ट्स की इस तरीके से तैयारी करनी है कि मेरी बैक किसी भी एक सब्जेक्ट में ना आए। मैं पहले से ही प्रिवेंट करके चलूंगा या चलूंगी कि मेरी बैक किसी भी सब्जेक्ट में ना आए, चाहे वो सब्जेक्ट टफ है, चाहे वो सब्जेक्ट इजी है। सभी को हम अकॉर्डिंग टू द वेटेज और इक्वल वेटेज सभी को हम प्रॉपर टाइम देंगे, हमारी किसी सब्जेक्ट में बैक पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे स्टूडेंट्स कुछ हमारे होते हैं किस तरीके के कि जब हमारी बैच आएगी तब हम उसको देख लेंगे। ठीक है, एक तरीका होता है स्टूडेंट्स का कि हम पूरे सेमेस्टर तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें डेली 2 आवर्स 3 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है हमारे टाइम की। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 नाइट स्टडी करेंगे। हमें फेल भी नहीं होना है और हमें पास भी होना है, और हमें बहुत ज्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? 1 नाइट स्टडी वाले, जो डेडलॉक को अवॉइड करके चल रहे हैं। और कुछ
स्टूडेंट होते हैं कि जब बैक आएगी हम देखेंगे, मीन्स हम जब आएगी तब उसको डिटेक्ट करेंगे, और अगर डिटेक्ट होता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे पेपर टफ है, किसी एक में अगर डिटेक्ट होता है देन वी विल गो फॉर रिकवरी। तो ये हमारी लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल हम बीटेक के या कोई भी हम ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, कोई भी हम कोर्स कर रहे हैं, लाइफ सिचुएशन में डेडलॉक हैंडलिंग जो मैकेनिज्म है इसी तरीके से काम करता है। तो प्रिवेंशन कॉस्टली मेथड है, द बेस्ट इज अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब कि हमने वन नाइट स्टडी करी और हम पास हो गए, हमने इतना कंटेंट पढ़ा कि 100 में से हमारे 30 नंबर आ गए, उसी तरीके की कंडीशन है हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम की। अब बहुत बातें करते हुए हम आगे चलते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर आ गई है that this is the algorithm for deadlock avoidance। अवॉइडेंस आप समझ चुके हैं कि हम पहले से कोई तैयारी नहीं करके चल रहे हैं, बट एट द मोमेंट ऐसा कुछ लेके चलें कि जिससे डेडलॉक ना हो। नेक्स्ट है इट इज सुटेबल इन अ सिस्टम फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज विद मल्टीपल इंस्टांसेस। अब पहला पॉइंट है यहाँ पर कीवर्ड रिसोर्सेज, देन इंस्टांसेस एंड देन सिस्टम। सिस्टम सभी को क्लियर है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे हैं। अब प्रोसेसेस रन कर रहे हैं तो उनको किसी ना किसी रिसोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। वो रिसोर्स कैसा रिक्वायर्ड है, अब जरूरी नहीं है कि वो रिसोर्स ऐसा हो जिसका एक ही इंस्टांस अवेलेबल हो, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज भी हो सकते हैं जिनके मल्टीपल इंस्टांसेस अवेलेबल हो। मल्टीपल इंस्टांसेस मींस यहाँ पर हम रिलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक रिसोर्स है प्रिंटर, एक रिसोर्स है सीपीयू और एक रिसोर्स है सपोज कीबोर्ड और मेमोरी, कुछ भी रिसोर्स। प्रिंटर हमारे पास 3 है, सीपीयू हमारे पास 1 है, कीबोर्ड हमारे पास 2 है। रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3। रिसोर्स 1 के 3 इंस्टांसेस अवेलेबल हैं, रिसोर्स 2 के 1 इंस्टांस अवेलेबल है और रिसोर्स 3 के हमारे पास 2 इंस्टांसेस अवेलेबल है। मींस अगर एक प्रोसेस को तीनों तरीके का एक एक इंस्टांस चाहिए तो हम तीनों के एक एक इंस्टांस एलोकेट कर देंगे। Still we are pending with 2 types of resource 1 and 1 type of resource 3। सेकेंड वाला रिसोर्स हमारा खत्म हो जाएगा। मीन्स हमारे पास रिसोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं और उनके मल्टीपल इंस्टांसेस हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहां पर हमें रिसोर्सेज एलोकेट करने हो, कैसे, जिनके हमारे पास मल्टीपल इंस्टांसेस हो। दैट मल्टीपल डजंट मीन्स कि हमेशा ही 3, 4, 5 ही होंगे, कोई एक भी हो सकता है, कोई 2 भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल इंस्टांसेस का हमारा सिस्टम होगा। वहां पर हमें रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम लगानी है एंड मल्टीपल प्रोसेसेस भी होंगे। अब नेक्स्ट चीज हमारी आती है कि अब हमारे पास मल्टीपल इंस्टांसेस तो अवेलेबल है, हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, उनके अलग अलग इंस्टांसेस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे वो डेटा मेंटेन रखें कि किस प्रोसेस को कौन सा इंस्टांस एलोकेट है, कितने उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर यूज करते हैं और वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये। चलिए इनकी बात करते हैं। पहला डेटा स्ट्रक्चर है अवेलेबल। अवेलेबल नाम से हमें पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टांसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप अवेलेबल विद इन द सिस्टम। अवेलेबल हमारे कितने इंस्टांसेस टोटल अवेलेबल हैं। हमारे पास प्रिंटर है, जब तक हमने एक भी इंस्टांस किसी प्रोसेस को एलोकेट नहीं किया तब हमारे पास प्रिंटर के 3 इंस्टांसेस अवेलेबल है, सीपीयू का 1 इंस्टांस अवेलेबल है और कीबोर्ड के 2 इंस्टांस अवेलेबल है। जैसे ही हमने एक एक एलोकेट कर दिया, अभी हमने बात की थी कि हमने हर एक किसी एक प्रोसेस को तीनों रिसोर्सेज का एक एक इंस्टांस अवेलेबल कर दिया। तो जब हमने एक एक एलोकेट कर दिया है तो अब अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, 3 - 1, 1 - 1 and 2 - 1। नाउ द न्यू अवेलेबल विल बी 2, 0 and 1। तो अवेलेबिलिटी मींस हाउ मेनी इंस्टांसेस आर येट नॉट एलोकेटेड टू एनी प्रोसेस, और कितने अभी हमारे पास करंट सिस्टम में अवेलेबल है। नेक्स्ट अब हमारा डेटा स्ट्रक्चर है मैक्स। Max means the maximum requirement of any process. For example, we are having different process P1 and P2. The requirement of process P1 is 111 and the requirement of process P2 is 101. It means that resource type is printer, CPU and keyboard, PCK, and this P printer की एक की requirement है process P1 को, C की एक की रिक्वायरमेंट है और कीबोर्ड की एक की रिक्वायरमेंट है। प्रोसेस P2 को
प्रिंटर का एक इंस्टेंस चाहिए और प्रोसेस P2 को सीपीयू का 0 इंस्टेंस चाहिए और कीबोर्ड का एक इंस्टेंस चाहिए। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बाय एनी प्रोसेस ऑफ द रिसोर्स जो भी होगी दैट इज द मैक्स डेटा स्ट्रक्चर। तीसरा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है एलोकेशन। एलोकेशन मींस हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर ऑलरेडी एलोकेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्रोसेस। अब यहाँ रिक्वायरमेंट तो हमने दे दी कि 111 की रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्या ऐसा नेसेसरी है कि जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया तब हमने 3 जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है 111 और 121 हमने वो एलोकेट कर रखी है? ऐसा नेसेसरी तो नहीं है। तो एलोकेशन मींस हाउ मेनी instances of each resource type is allocated to a particular process. And the last one is need. Need means last one is need, and need means how many are allocated minus max. Need means max minus allocation. मीन्स कितने टोटल रिक्वायर्ड हैं और कितने एलोकेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक लाइव एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं। अब इन डेटा स्ट्रक्चर्स को समझते हैं हम लाइव एग्जाम्पल्स में। हमारे घर में 5 मेंबर्स हैं और 5 मेंबर्स को मैंने नाम दिया प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, प्रोसेस P3, प्रोसेस P4, प्रोसेस P5। अब हमारे पास क्या है, हर मेंबर की डाइट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस P1 हमारे पास खाता है 4 चपाती, प्रोसेस P2 3 चपाती, प्रोसेस P3 4, P4 5 एंड P5 6। तो हमारे पास ये क्या आ गई है, मैक्स। मींस दिस इज द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोसेस। हर कोई इतनी इतनी चपाती खाएगा। अब जो भी खाना बना रहा है उसने इसको 2 चपातीज दे दी है, इसको 1 दे दी है, इसको 2, इसको 2, इसको 3। मीन्स दिस इज द एलोकेशन। इतनी इतनी चपाती हमने एलोकेट कर दी है हर प्रोसेस को। नाउ द नेक्स्ट इज नीड। अब पेट भरने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए या अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में हम बात करें, व्हाट इज द नीड? 4 - 2, देन 3 - 2, 3 - 1 एंड 4 - 2, 5 - 2 एंड 6 - 3। सो दिस इज द नीड कि कितनी हमारी टोटल डाइट है और कितनी हमें एलोकेटेड है, उसके बाद हमारी बचती है। नीड मीन्स रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एनी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्स बाय एनी प्रोसेस टू गो अप टू इट्स एग्जीक्यूशन। एंड अवेलेबल मीन्स अवेलेबल। अब इसको हम लाइव फिर से चपाती से ही रिलेट करते हैं। अवेलेबल मीन्स कि जब हमने अपने घर का टोटल डाइट चार्ट बनाया तो हमारे पास कितना था, 6 + 5 11 + 4 15, then 3 18 and 4 22। दिस इज द टोटल अवेलेबल। मीन्स जैसे ही हमारा सिस्टम पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा ये 22 चपातीज कंज्यूम हो जाएंगी। लेकिन अब घर में अगर हम देखें तो चपातीज कंज्यूम हो जाएंगी, बट हम सिस्टम मॉडल की अगर बात करें तो सिस्टम मॉडल मीन्स कि जैसे ही हमारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद हमारे पास ये 22 रिसोर्सेज वापस मॉडल में अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि सिस्टम मॉडल क्या कहता है कि जैसे ही हमारा प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा उसके बाद हमारे सारे रिसोर्सेज बैक टू द सिस्टम विल बी अलॉटेड। इज इट ओके? तो ये थे हमारे सारे डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर हमने केवल एक ही रिसोर्स टाइप का एग्जांपल लिया, इसके अकॉर्डिंग ही हमारी मैट्रिसेस चेंज होती रहेंगी। जितने हमारे रिसोर्सेज होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा मैक्स, एलोकेशन और नीड कंप्लीट होता रहेगा। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बैंकर्स एल्गोरिथम का। इसके बाद ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम काम करती है ये आगे 2 सब एल्गोरिथम्स पे काम करती है, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन कंटिन्यू। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये 2 सब एल्गोरिथम्स पे काम करती है। वन इज सेफ्टी एल्गोरिथम एंड नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम। उसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।